नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपी पीएससी विद अमित के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो में 1857 के क्रांति या विद्रोह के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ा है। वो पार्ट 2 में हमने देखा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो उसमें नहीं देखे हैं वो जाकर उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वह देखने के बाद उससे बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह। इसके बाद जब यह हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिक विद्रोह। और नागरिक विद्रोह के बाद हम लोग देखेंगे किसान विद्रोह। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ कि आज हम लोग आदिवासी विद्रोह के बाद नागरिक विद्रोह और किसान विद्रोह पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह है आदिवासी लोग भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे नदी घाटियों, जंगलों और पहाड़ियों पर निवास करते थे। इनकी अपनी संस्कृति थी। इन लोगों ने बाहरी अर्थात अंग्रेज़ों और जमींदारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था दीकू। जिसका नाम क्या था? दीकू। जनजातियों के बीच में जनजाति लोग होते थे, उनके बीच में एक चलवासी या झूम कृषि प्रचलित थी। ये लोग यह जगह बदल बदल कर यह कृषि करते थे। इसके बाद देखिए अगला क्या है। जनजाति लोग सामूहिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे। क्या थे? अत्यंत शक्तिशाली थे और ये हमेशा समूह में चलते थे और इस समय इनके पास अपना परिवार, अपना नेता और दुधारू पशु जैसे भैंस और शिकारी कुत्ते हुआ करते थे। आदिवासी लोगों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने किया। कौन किया? ठक्कर बप्पा के द्वारा आदिवासी लोगों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, ठक्कर बप्पा के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में भी जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें संरक्षण मिला था। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति या एसटी शब्द का प्रयोग मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनजातियों के विद्रोह के कारण क्या थे। तो इनके विद्रोह के कई कारण थे। पहला था ब्रिटिश सरकार का शोषण। ब्रिटिश सरकार जो थी इनका शोषण करने लगी, इससे तंग आकर ये लोग विद्रोह किए। उसके बाद दूसरा है व्यापारियों, महाजनों व सूदखोरों द्वारा किया गया शोषण। व्यापारियों, महाजनों व सूदखोरों द्वारा किया गया शोषण भी एक मुख्य कारण बना इनके विद्रोह का। इसके बाद ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए धर्मांतरण। भारत में 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ भारत में और ये लोग जेलों में, विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में यहाँ पर जाकर बसने लगे और धर्मांतरण करना शुरू किया। तो यह भी एक बहुत ही मुख्य कारण बना इसके विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह होने के। इसके बाद होता है झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, यानी जो जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनका तो मुख्य कृषि जो था वो झूम कृषि था। उसी से वो अपने जीवन
यापन करते थे। तो उस पर प्रतिबंध लगाना जब शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने, तो जनजातियों ने विद्रोह किया। यह भी एक इसका प्रमुख कारण है। इसके बाद है जनजातियों के वन उत्पादों पर रोक लगाना। यह भी एक प्रमुख कारण है। इसके बाद सरकार द्वारा जंगल कानून लाकर जनजातियों तक अपनी पहुंच बनाना। ये इसके मेन क्या थे, कारण थे। इसके बाद आता है जनजातीय विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप क्या थी। तो ये स्थानीय प्रकार के विद्रोह थे और इनके नेता भी स्थानीय होते थे। जनजातीय विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह जो विद्रोह था यह स्थानीय था। यह बहुत ही विस्तार या प्रांत या मतलब केंद्रीय नहीं था। यह जो था एक स्थानीय विद्रोह था और इसके नेता जो होते थे वो भी स्थानीय ही होते थे। जनजातियों के बीच में चमत्कार व ओझाई की परंपरा विद्यमान थी। जनजातीय लोगों के बीच में चमत्कार करने की या ओझाई करने की परंपरा विद्यमान थी। आजकल भी हमारे गाँव में कहीं कहीं ओझाई हम लोग सुनते हैं कि ओझाई होते हैं, भूत भगाइयात है, ये सब हम लोग सुनते हैं। चलिए देखते हैं अगला है जनजातीय लोगों का विद्रोह हिंसक और सशस्त्र प्रकार का विद्रोह था। जनजातीय लोगों का विद्रोह जो था वह हिंसक और सशस्त्र प्रकार का विद्रोह था। जनजातीय विद्रोहियों ने राष्ट्रीय चेतना की कमी थी। विद्रोहियों में राष्ट्रीय चेतना की कमी थी। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहला विद्रोह आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि 1855 और 1856 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ। यह विद्रोह तत्कालीन झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना गया। इसके मुख्य नेता मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इसके मुख्य नेता थे। इसके बाद आता है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह विद्रोह मेघालय क्षेत्र में स्थित गारो, खासी और जयंतिया क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख नेता तीर्थ सिंह और वरमानिक थे। खासी विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833 ईस्वी तक हुआ था और यह विद्रोह जो हुआ है ये मेघालय क्षेत्र में स्थित गारो, खासी और जयंतिया नामक स्थान पर हुआ था और इसके प्रमुख नेता जो थे तीर्थ सिंह और वरमानिक थे। इसके बाद आता है गौंड या सवार विद्रोह। यह 1846 से 1857 के बीच में हुआ था। यह विद्रोह ओडिशा में हुआ और इसके नेता जो थे चक्र बिशोई राधा कृष्ण दंड सेना थे। चक्र बिशोई प्लस राधा कृष्ण दंड सेना इसके जो थे नेता थे। इसी जनजाति में नर बलि प्रथा प्रचलित थी। किस जनजाति में नर बलि प्रथा प्रचलित थी? तो खौंड या सवार जो विद्रोह था उसमें नर बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे मौर्य के नाम से जाना गया। इस प्रथा से देवताओं के प्रसन्न होने और भूमि के उपजाऊ शक्ति बढ़ने की बात की गई। यानी कि जो नरबलि प्रथा थी इसमें यह कहा गया कि इससे अगर ये हम करेंगे तो देवताएं जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और भूमि के उपजाऊ शक्ति बढ़ने लगती है। इसके बाद अगला हमारा है रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में होता है। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में होता है। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह होता है। इसके नेता जो थे
अल्लूरी सीता राम राजू थे। इसमें विशेष क्या हुआ था, यह विद्रोह सरकार के जंगल कानून और जमींदारों के विरोध में किया गया था। इसके बाद अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1829 से शुरू हुआ और 1848 ईस्वी तक चला। इसका स्थान है छोटा नागपुर और नेता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। इसके बाद आता है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में होता है और नेता कौन थे, कृष्णाजी पंडित इसके नेता थे। गडकरी विद्रोह कहाँ होता है, कोल्हापुर। कहाँ पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। और इसके नेता कौन थे, कृष्णाजी पंडित। इसके बाद आता है भील विद्रोह 1819 से लेकर 1857 ईस्वी तक यह होता है। यह स्थान खानदेश महाराष्ट्र में है और नेता इसके दशरथ और सेवरम इसके नेता थे। इसके बाद एक और भील विद्रोह होता है जो कि 1821 ईस्वी में होता है। इसका जो स्थान था वो कहाँ था, यह स्थान झारखंड में था। भील विद्रोह दो होते हैं। पहला विद्रोह देश कहाँ हुआ, खानदेश महाराष्ट्र में, और दूसरा विद्रोह जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर नेता जो थे दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावत थे। राजस्थान के भीलों में डाकन या जादूगरनी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में महिलाओं को जादूगरनी घोषित करके उनको कठोर यातनाएं दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जनजाति विद्रोह या आदिवासी विद्रोह समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह में सबसे पहला क्या है, दीवान वेलथम्पी का विद्रोह। दीवान वेलथम्पी का विद्रोह कब हुआ, 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, स्थान तमिलनाडु के वेल्लोर नामक स्थान पर हुआ। नेता कौन थे, स्वयं दीवान वेलाथम्बी इसके नेता थे। इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा गया था। इसके बाद दूसरा विद्रोह आता है सन्यासी विद्रोह। कब से कब तक, 1770 से 1820 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह कब से कब स्टार्ट होता है, 1770 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक। इसमें सन्यासियों ने तब विद्रोह कर दिया जब उन्हें तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंधित किया गया। इस विद्रोह में सन्यासियों द्वारा विद्रोह किया गया। यह विद्रोह जो हुआ था क्योंकि सन्यासियों को तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी लिखा था। इन्होंने ही वंदे मातरम नाम से राष्ट्रगीत की रचना भी की थी। इस आंदोलन के नेताओं में भवानी पाठक, देवी चौधरानी और चिराग अली प्रमुख थे। इस आंदोलन के नेताओं में कौन कौन थे, भवानी पाठक, देवी चौधरानी और चिराग अली प्रमुख थे। इसके बाद आता है वहाबी आंदोलन जो कि 1830 से शुरू होता है और 1869 ईस्वी में ख़त्म होता है। इस आंदोलन की शुरुआत बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म में सुधार लाने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया। अर्थात प्रारंभ में इसका उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन बाद में यह राजनैतिक हो गया। इसके बाद इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना। 1831 ईस्वी में बरेलवी के मृत्यु के बाद बिहार में विलायत अली
दुधु मियाँ और तीतू मीर ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद आता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन इस आंदोलन का शुरुआत पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इन्होंने सिख धर्म में प्रचलित धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विद्रोह शुरू किया था। 1872 में इसके अति प्रसिद्ध नेता राम सिंह कूका बने, इसीलिए इसे कूका आंदोलन भी कहा गया। वर्ष 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। दोस्तों, हम लोग आदिवासी विद्रोह और नागरिक विद्रोह को समाप्त कर लिए हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है किसान विद्रोह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्री और मेंस दोनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस पर बने रहें। तो किसान आंदोलन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था। इसके बाद पावना कृषक विद्रोह, फिर एका आंदोलन। इसके बाद बिजौलिया कृषक विद्रोह, चंपारण। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा और खेड़ा, और इसके बाद वाकास्त कृषक आंदोलन, और इसके बाद मोपनाह कृषक विद्रोह। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसान आंदोलन में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं किसान आंदोलन था क्या, इसका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों और वाणिज्यवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय कृषकों ने 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में समय समय पर विद्रोह किया था। इसमें सबसे पहला विद्रोह जो था नील विद्रोह था, जो कि 1859 और 60 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके नेता जो थे, इनका नाम था दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास व हरिश्चंद्र मुखर्जी। यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ पहला कृषक आंदोलन था। यहाँ के कृषक अपनी भूमि पर नील की खेती करते थे। यह कृषि बंगाल और बिहार में बड़े पैमाने पर होती थी। तो नील की खेती जो है ये यहाँ के कृषक करते थे अपनी भूमि पर, और बंगाल हुआ, बिहार हुआ, इन स्थानों पर यह बड़े पैमाने पर खेती किया जाता था। इसके बाद यूरोपीय नीलहें जो होते थे, ददनी प्रथा के द्वारा यहाँ के कृषकों को अग्रिम धनराशि देकर नील की निश्चित मूल्य पर देने के लिए बाध्य कर देते थे नील को। इससे नील कृषकों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न या शोषण होता था, और यूरोपीय नीलहों को बड़े पैमाने पर इससे फायदा मिलता था। नील कृषकों की समस्या पर हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियाट में बड़ी बारीकी से उठाया है। तो नील कृषकों की समस्या किस बुक में लिखा गया है, तो किस पत्रिका में, तो हिंदू पैट्रियाट, जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखित पत्रिका है। प्रसिद्ध साहित्यकार दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में बड़ी बारीकी से नील कृषकों की समस्या को दर्शाया है। अर्थात नील आंदोलन एक नियोजित प्रकार का आंदोलन बन गया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर अतिरिक्त दबाव बना। फलतः सरकार में सीटोनकार की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय नील आयोग बनाया। जब इसने नील की खेती करने वाले कृषकों को राहत देने की बात की, तब 1860 ईस्वी में यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था।
इसके बाद हमारा दूसरा विद्रोह होता है कृषक विद्रोह में पावना विद्रोह, जो कि 1873 से 1876 के बीच में होता है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है। इसके नेता जो थे केशव चंद्र राय और विष्णु राय थे। यहाँ के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि जमींदारों ने कृषकों के बड़े पैमाने पर शोषण किया था। पावना विद्रोह में जो किसान हुआ करते थे वो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे। यहाँ के कृषकों का नारा था कि हम केवल महारानी के भक्त बनना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। वर्ष 1875 ईस्वी में जब यहाँ के कृषकों को राहत देने की बात की गई, तब यह विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय में धीरे धीरे समाप्त या कमज़ोर होने लगी। इसके बाद आता है बिजौलिया कृषक विद्रोह। यह आंदोलन 21वीं सदी के दूसरे दशक के प्रारंभ में बिजौलिया के आम जनता ने किया था। बिजौलिया रियासत जो है ये मेवाड़ क्षेत्र का भाग था। जब यहाँ के रियासतदार ने जनता के ऊपर 84 प्रकार के करों का आरोपण कर दिया, तब यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसके मुख्य नेता धूप सिंह थे, जबकि क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसमें सहयोग दिया। इसके बाद आता है एका आंदोलन। 1921-22 ईस्वी में होता है। क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का जो अवध का क्षेत्र है उसमें एका आंदोलन होता है। इस आंदोलन का विस्तार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर के जिले में हुआ। इस आंदोलन के नेता निम्न वर्ग से ही संबंधित थे। नोट में देख लेते हैं। एका आंदोलन के समय में ही यूपी के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था। दोस्तों, ये जो एका आंदोलन के क्षेत्र हैं, जिले हैं, इसको याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे आप या कोई भी कभी ना कभी तो सुबह सुबह बासी खाना ज़रूर खाता होगा। तो सुबह सुबह जब बासी खाना खाओगे तो यही इसका ट्रिक है, सुबह बासी। तो सुबह से सू से हो जाएगा सुल्तानपुर, बा से हो जाएगा बहराइच और हा से हो जाएगा हरदोई। इसके बाद बा से हो जाएगा बाराबंकी और सी से हो जाएगा सीतापुर। तो सुबह सुबह हम लोग कैसा खाना खाते हैं? बासी खाना। तो यही हमारा ट्रिक है इसको याद करने के, सुल्तानपुर, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर। तो इसके बाद हमारा अगला विद्रोह जो हुआ किसान विद्रोह में, वह मोपलाह विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता जो थे अली मुदलिया थे। मोपलाह कृषक जो थे वो मुस्लिम थे। ये केरल के मालाबार तट पर खेती करने का काम करते थे। कहाँ पर? केरल के मालाबार तट पर ये खेती करते थे। ये एक मुसलमान होते थे। क्या होते हैं? मुसलमान। यहाँ का जमींदार वर्ग जो था वो हिंदू था। यह इन कृषकों का बड़े पैमाने पर शोषण करता था। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब इस आंदोलन का विस्तार मोपलाह आंदोलन के रूप में हुआ। अब यहाँ के मुस्लिम कृषक उग्र हो गए। फलता इस आंदोलन में सांप्रदायिक स्थिति ले ली। फलता अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने इस क्षेत्र में जाने की बात कही। तब यह आंदोलन धीरे धीरे अहिंसक हो गया। इसके बाद आता है अखिल भारतीय किसान सभा जो कि 1936 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में।
अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? NG रंगा। भारत में बिहार किसान सभा, अवध और आंध्र किसान सभा व अन्य प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके लखनऊ अधिवेशन को 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। इसके लखनऊ अधिवेशन को 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। इसके बाद हमारा आज जो है वाकास्त कृषक विद्रोह जो है इसको पढ़ेंगे, जो कि लास्ट आज हमारा है ये टॉपिक। इसके नेता जो थे वो थे कायानंद शर्मा। वाकास्त भूमि ऐसी भूमि होती थी जो जमींदारों द्वारा कृषकों को पट्टे पर मिली होती थी, लेकिन कृषकों ने इस भूमि पर अपना दावा करके जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वाकास्त भूमि जो होती थी वह ऐसी भूमि होती थी जो जमींदारों द्वारा कृषकों को पट्टे पर मिलती थी। जमींदार जो होते थे वो कृषकों को पट्टे पर देते थे, लेकिन कृषकों ने इस भूमि पर अपना दावा करके जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा जो है किसान आंदोलन भी पूरा समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह, इसके बाद नागरिक विद्रोह और उसके बाद किसान विद्रोह को कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।